आज की कहानी है देवरानी जी, आपने सासू माँ पर कौन सा मंत्र फूंक दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। जी, मेरी शादी के बाद पहली बार होली पड़ रही है, आइएगा जरूर। बरखा ने अपनी जेठानी निशा से खुशामद करते हुए कहा, बरखा वैसे तो मेरा बिल्कुल भी वहाँ आने का मन नहीं करता क्योंकि सासू माँ की बेफिजूल की बातों से चिढ़ होती है, लेकिन अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो 2-4 दिनों के लिए आने की कोशिश करती हो। निशा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, प्लीज कोशिश नहीं, आइएगा जरूर। और हाँ मम्मी जी अब बिल्कुल बदल गई हैं, बरखा ने फिर से मनुआर करते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जेठ जी से कहकर फ्लाइट के टिकट बुक करवाती हूँ और अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। लेकिन मम्मी जी बदल गई, मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन मम्मी जी का बदलना असंभव है। निशा ने बरखा की जिद को देखकर अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा और उसको थोड़ा ताज्जुब भी लगा सास की स्वभाव बदलने के बारे में सुनकर। खैर ये सुनकर तो बरखा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि उसकी बहन समान जेठानी जी आ रही है। बरखा जब ब्याह कर इस घर में आई तो जेठानी निशा के रूप में बड़ी बहन मिल गई। निशा हर समय बरखा का बहुत ख्याल रखती, लेकिन सास जावित्री को ये बहनापा बिल्कुल भी नहीं सुहाता। वह तो अपने स्वभाव से बिल्कुल पक्की सास थी। घर में बहुएं खुश कैसे रह जाइए, उनकी बर्दाश्त के बाहर होता और सास के अनुसार टोका टोकी करना तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। निशा भी जब ब्याह कर आई तो उसके भी पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती, कभी काम को लेकर तो कभी मायके में मिले सामान को लेकर तो कभी मायके से मिले संस्कारों को लेकर उनकी तानाकसी चलती ही रहती। निशा थोड़े दिन तो उसके साथ रही, लेकिन बहुत जल्दी ही अपने पति गौरांग से जिद करके उसके साथ चली गई, जबकि जावित्री इतनी जल्दी उसको गौरांग के साथ भेजना नहीं चाहती थी। गौरांग भी अपनी मम्मी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित था, तो उसने खाने पीने की समस्या को बताकर जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया। जावित्री की तो तन बदन में आग लग गई क्योंकि उसने सोचा था कि वह निशा को घर की बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखेगी, क्योंकि निशा के ब्याह कर आते ही उसने अपनी झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन मांजने वाली दोनों ही काम वालियों को हटा दिया था। लेकिन उसका जोर गौरांग के आगे कुछ भी नहीं चला, क्योंकि निशा तो अपने सीधे और सरल स्वभाव के कारण कुछ भी पलट कर जवाब नहीं देती, लेकिन गौरांग से थोड़ा मजदूरी में ही सही दब जाती थी। जावित्री के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा गौरांग, फिर बेटी पलक और फिर एक बेटा शिवांग। लेकिन उसने पलक की शादी गौरांग से पहले ही कर दी थी। धीरे धीरे शिवांग की शादी की भी उम्र हो चली थी, तो जावित्री ने एक अच्छी सी लड़की बरखा को देखकर उसकी शादी भी कर दी। लेकिन आदमी अपने स्वभाव से मजबूर होता है। वह बरखा के ऊपर भी तरह तरह की सीटा कैसी करती, लेकिन इस बार जब निशा होली पर आई तो उसने देखा कि सासू माँ का स्वभाव तो
बिल्कुल ही बदल गया। वह तो अब एकदम शांत रहने लगी है। बरका, ऐसा कौन सा मंत्र तुमने सासू माँ पर फूंक दिया कि वह तो सचमुच बिल्कुल ही बदल गई है। निशा को तो सचमुच बहुत ही ज्यादा ताज्जुब लग रहा था। जीजी, ये एक राज की बात है, कहिए तो बताओ। बरखा ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। नेकी और पूछ जरा, मैं भी तो सुनो कि आखिर क्या राज है। निशा अपना कान बरखा के मुंह के पास लाकर बोली। जीजी, मम्मी जी हम लोगों को और हम लोगों के मायके वालों को कुछ समझती ही नहीं थी। आप चली भी गई तब भी आपको मेरे साथ साथ उल्टी सीधी सुनाती, बस अपनी बिटिया की प्रशंसा के पुल बांधा करती। इतना कहकर बरखा कुछ दिन पहले लौट गई। पता नहीं हमारी दोनों बहुओं के माँ बाप ने क्या सिखा कर भेजा, कोई काम ढंग से नहीं करती। आलस्य तो इन लोगों के शरीर में कूट कूट कर भरा है। एक हमने अपनी बिटिया ब्याई है, दिन भर पूरे घर का काम करती है, वो भी पूरी सुंदरता के साथ। और तो और इन दोनों के माँ बाप ने हम लोगों को जालसाजी करके फंसा लिया। हमारे पढ़े लिखे नौकरी पैसा लड़कों को बिल्कुल मुफ्त में जवाई बना लिया। दान दहेज भी बिल्कुल नाम मात्र को ही दिया और केस के नाम पर ठेगा दिया गया। और खातिरदारी भी ऐसी कि लोग बाग आज तक ठेना मारते हैं। हम लोगों ने शादी की थी अपनी बिटिया की। महीनों लोगों ने उस शादी की प्रशंसा में कसीदे काटे थे। क्या तो गहने दिए थे, क्या दान दहेज दिया था, क्या तो खातिरदारी की थी। सचमुच देखने लायक शादी थी। जावित्री अहंकार में फूलती हुई कहती। निशा तो सीधी सादी थी, लेकिन बरका ना गलत बर्दाश्त करती थी और न सुनती थी। ठीक है मम्मी जी, आपने दीदी को सचमुच बहुत सुंदर बनाया है और उनकी शादी में लेन देन भी बहुत अच्छा किया। इसीलिए मैं एक बार दीदी की सास से बात कर लूं, फिर हमारे भी मम्मी पापा सब कुछ वैसा ही करेंगे और मैं भी उनकी तरह पूरी सुघड़ बनने की कोशिश करूंगी। बरखा ने मोबाइल हाथ में उठाकर नंबर मिलाते हुए कहा। अब तो जावित्री एकदम से घबरा उठी, क्योंकि पलक के साथ जेठानी तो हमेशा ही पलक के बिल्कुल भी काम न कर पाने के कारण रिश्त रहती थी और पलक की शादी में भी अपनी मजबूरी का रोना रोकर कुछ भी नहीं दिया था। अब तो जावित्री ने एकदम से बरका के हाथ से मोबाइल ले लिया, क्योंकि उसको ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि बरका कुछ ऐसा कदम उठा सकती है। वह तो बरका को भी निशा समझने की भूल कर रही थी, लेकिन बरका ने फिर से झपट कर अपने हाथ में मोबाइल ले लिया। हेलो आंटी जी, शरण संप्रस। बरका ने पलक की सास का अभिवादन करते हुए कहा। खूब खुश रहो बेटा, शीतला ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी हैं आप? बरका शब्दों में नर्मता लाते हुए बोली। हम लोग बढ़िया हैं, और तुम लोग कैसे हो आंटी? हम लोग भी बढ़िया। जावित्री सामने से बरका को शुभ रहने का इशारा करने लगी और हाथ भी जोड़ने लगी। और कोई खास बात बरका बेटा? नहीं आंटी जी, इधर कई दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, तो मम्मी जी आपके याद कर रही थी। ठीक है, फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। बरका ने जावित्री का चेहरा देखते हुए मोबाइल वापस रख दिया। अब तो बरका के हाथों रूप का पता लग गया कि सासू माँ सिर्फ अपनी बेटी और अपनी वाहवाही हाँकती हैं, बाकी तो ढोल में पोल है। बस उसी दिन से जावित्री के मुंह को ताला लग गया और बरखा ने सचमुच चैन की सांस ली। अच्छा तो ये बात है, तू तो सचमुच बहुत बड़ी वाली बाजीगर निकली। वही तो मैं कहूँ कि मम्मी जी आग के गोले से बर्फ का गोला कैसे बन गई? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। जीजी, हम तो सब हम ही हैं। और इतना बरका ने ये बात इस अंदाज से कही कि दोनों ही देवरानी जेठानी खिलखिलाते हुए